राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। श्री जयदेव कपूर कल 2 पार्ट के साथ हमने उनको 2 भागों में सुना। आज तीसरे भाग के साथ मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनका संक्षेप में वो सारा जीवन आपके सामने रख सकूं। याद होगा आपको वो कैसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की जिम्मेवारी होती है असेंबली में बम विस्फोट करने की, लेकिन ये जयदेव कपूर जाना चाहते थे उस काम के लिए और उसके बाद सब तरह की व्यवस्था करने में, प्रवेश पत्रिकाएं बनवाने में, रेकी करने में और अंदर लाइब्रेरी का, असेंबली भवन की लाइब्रेरी का अपने आप को कॉलेज का छात्र घोषित करके उसका सदस्य बनने में, चंद्रशेखर को भी एक दिन वो आप कितने भेष बदले होंगे, क्या क्या किया होगा, कैसे कैसे वो दर्शक दीर्घा तक लेके जा रहे थे जयदेव कपूर एक मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। चलिए आज हम चलते हैं। आपको याद होगा कि कल वो डॉक्टर गया प्रसाद पैसे का प्रबंध करने के लिए वो कानपुर गए। उनको कानपुर जाना पड़ा। अपने दोनों साथियों से कह गए, भाई मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। उस बीच जयदेव कपूर को आभास हुआ कि उन पर पुलिस की नजर है और संदेह किया जा रहा है। ये बात उसने इस संदेह को शिव वर्मा के साथ शेयर की और तय ये हुआ कि भाई डॉक्टर गया प्रसाद तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन रात को हमें बारी बारी से एक साथी सोएगा और दूसरा पहरा देगा। एक रात इस प्रकार तो सो लिया। सुबह हो जाने पर वे दोनों नीचे जाकर चारपाइयों पर सो गए ऊपर की मंजिल से, और थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। जयदेव कपूर तो सोए रहे बड़ी गहरी नींद। शिव वर्मा ने सोचा कि डॉक्टर गया प्रसाद आ गए हैं। अपना हथियार तकिए के नीचे ही रखा छोड़कर वे दरवाजा खोलने के लिए चल दिए। दरवाजा खोला तो स्वयं को पुलिस से घिरा पाया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस मथुरा दत्त जोशी के नेतृत्व में, साथ में एक शहर के कोतवाल को साथ लेकर, कुछ सिपाहियों को साथ लेकर आए थे और डिप्टी साहब ने शिव वर्मा को कस के पकड़ लिया और वे अपने सामने के कमरे की तलाशी लेने लगे। अंदर जाकर जयदेव कपूर को भी बहुत से लोग थे दबोच लिया। बीच के कमरे में जब शिव वर्मा को लाया गया तो तलाशी देते समय एक बम उनके हाथ लग गया और उन्होंने कहा, शिव वर्मा ने क्या कहा, अब बम तो मिल ही गया है। तो उन्होंने क्या बोला शिव वर्मा ने, लो अब मरो सब लोग, मैं बम फोड़ता हूं। जिसको जिधर रास्ता मिला वे उधर भाग गया और डिप्टी साहब और कोतवाल केवाड़ की ओट लेकर पास ही छिपे रहे। उसके आने पर चलकर शिव वर्मा
जब ये लोग थे तो जब ओट में थे और शिव वर्मा वहीं खड़ा था, इन सब ने मिलकर के उसको काबू कर लिया और आवाज लगाई। डिप्टी साहब भी अंदर आ गए और लगे अपनी दलेरी बगाड़ने। वह जयदेव कपूर को धमकी दे रहे थे, डिप्टी पुलिस तुम्हें शूट कर दूंगा। जयदेव कपूर का थोड़ा विरोधी स्वभाव था। अब पुलिस इससे पहले कि आगे कुछ काम करती, वो जो कह रहा था डिप्टी पुलिस कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, और इसने क्या बोला, जयदेव कपूर ने मुस्कुरा करके, अरे साहब डरना तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं क्यों डरूंगा, अपने हाथ देख लो और पिस्तौल का मुंह देख लो कहाँ है। पिस्तौल का मुंह नीचे की तरफ था और हाथ कांप रहा था। जयदेव कपूर के दलेरी के, वीरता के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे। ये इतने लोगों को लेकर के आने के बाद भी सामने खड़ा है पिस्टल के साथ, तो हाथ कांप रहे हैं। मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अब ये सारा सिलसिला तो बेचारा सहम गया। बाकी भी पुलिस वाले हंस तो नहीं सकते थे अपने ऑफिसर के ऊपर, लेकिन पुलिस उन दोनों क्रांतिकारियों को, जयदेव कपूर और शिव वर्मा को, गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ने एसपी को रिपोर्ट किया। क्या? अरे वो दोनों क्रांतिकारी जो इनामी थे, जिनके लिए इनाम की घोषणा हुई थी, दोनों को वो पकड़ लिए गए हैं। दोनों को लाहौर षड्यंत्र केस में सम्मिलित करने के लिए लाहौर भेज दिया गया। कुछ भी होता था तो एक लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से उसमें डाल देते थे। लाहौर पहुंचकर उन दोनों को एक अलग तरह की लड़ाई भी लड़नी पड़ी। जेल के दुर्व्यवहार के विरोध में इन लोगों ने सामूहिक अनशन आरंभ कर दिया, और भी जो कैदी थे वहां पर फांसी की सजा पाने वाले। उसके पहले, इससे पहले कि मैं भगत सिंह की बात आपको सुनाऊं, जेल के अंदर पुलिस के साथ कभी कभी मारपीट भी हो जाती थी। मार खाते भी ज्यादा थे और मारते भी ज्यादा थे। बहुत हृष्ट पुष्ट थे, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। जेल का जब लाहौर षड्यंत्र केस का फैसला सुनाया गया तो जयदेव कपूर को आजीवन काले पानी की सजा। जब मैं काले पानी की सजा बोलता हूं तो बहुत बार उसका विस्तार से वर्णन कर चुका हूं। घोर नारकीय, घोर नारकीय। हाँ, काले पानी की सजा मिलने के बाद फांसी की सजा पाने वाले प्यारे साथी भगत सिंह से अंतिम मुलाकात का उनको अवसर दिया गया। इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि काला पानी जाने से पहले मैं अपने साथी भगत सिंह, और उनकी फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, मैं उनको मिलना चाहता हूं। वो अवसर उनको मिला और जेल का बड़ा दरोगा उन्हें भगत सिंह के पास ले गया मिलाने के लिए। भगत सिंह अपने दोनों हाथ सीखचों से बाहर निकालकर जयदेव से मिला। यह बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। जयदेव ने भगत सिंह से पूछा, सरदार, तुम्हारे जीवन का अवसान निकट आ रहा है,
फांसी का दिन, सब कुछ तय हो चुका था। तुम्हारे जीवन का अवसान निकट आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें इसका दुख तो नहीं? ये सुनकर एक जोरदार ठहाका लगाते हुए भगत सिंह बोला, आज फांसी की इस कोठरी में लौह शिक्षों के पीछे बैठकर जब मैं करोड़ों देशवासियों के कंठों से उठती हुई इनकलाब जिंदाबाद की हुंकार सुनता हूं, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि ये मेरा नारा स्वाधीनता संग्राम की चालक शक्ति के रूप में साम्राज्यवादियों पर अंत तक प्रहार करता रहेगा। इतनी छोटी जिंदगी का इससे अधिक मूल्य और हो भी क्या सकता है भाई? भगत सिंह बोल रहा है। मुलाकात का समय हो गया, मुलाकात समाप्त हो चुकी थी। जयदेव कपूर को अपने प्यारे साथी की फांसी का समाचार त्रिचनापल्ली जेल में मिला। जेल के उस एकांत में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंज उठा। जेल जीवन के क्रम में भी जयदेव हमेशा ही उसकी वीरता का परिचय मिलता रहा, वो देता रहा। मैंने एक उदाहरण तो आपको दिया ही है। जितनी बार भी जाता था, पुलिस वालों के साथ तो लड़ाई होती थी, उनकी भी पिटाई करता था, और गुस्से में वो लोग फिर बहुत भयंकर तरह से इसकी भी पिटाई करते थे, जयदेव कपूर की। राजा महेंद्र जेल के जेलर ने एक बार जयदेव कपूर पर हाथ उठाया तो दोनों हाथ हथकड़ी के साथ घुमा के दे मारे। उसके बदले में 20 बैंतों की सजा सुनाई गई। सबसे कठिन सजा होती थी। वो जल्लाद जेलर अपनी पूरी शक्ति के साथ एक बैंत मारता और उसके साथ ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा निकलता जाता। जयदेव कपूर के मुख से शरीर लहूलुहान हो गया। 20 बैंत। जेलर बोला, अब तुमको अस्पताल लेकर जाएगा। अकड़ कर जयदेव कपूर ने मटक कर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं, और खुद ही कोठरी में चले गए। मुझको हॉस्पिटल नहीं जाना। उन्हें काला पानी भेजा गया। जयदेव कपूर को काला पानी भेज दिया गया। वहां भी मस्ती का वही आलम, वहां भी वो चलता रहा, पिटने और पीटने का। 16 वर्षों का लंबा समय जेल में, काला पानी की जेल में, उस घोर नारकीय जेल में काटने के बाद उनको मुक्ति मिली। हाँ, जयदेव कपूर की वह मुक्ति भी अस्थायी सिद्ध हुई। इसके बाद भी जेलों में आवागमन बना रहा। जयदेव कपूर के कानों में अपने साथी भगत सिंह के वो शब्द गूंजते रहे जो उस भगत सिंह ने बिछड़ते हुए शिव वर्मा से कहे थे। क्या थे वो शब्द? मैं तो कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊंगा, भगत सिंह बोल रहे थे। लेकिन तुम लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ेगा भाई। मुझे विश्वास है कि उत्तरदायित्व के भारी बोझ के बावजूद इस लंबे अभियान में तुम थकोगे नहीं, पस्त नहीं होंगे।
और हार मानकर रास्ते में बैठ नहीं जाओगे। ये शब्द जयदेव कपूर के कानों में हमेशा गूंजते रहे। अंतिम श्वास तक शरीर जर्जर हो चुका था। एक नहीं अनेक बार, और काला पानी, और 16 वर्ष उसके पहले भी यहां की जेलों में और उसके बाद भी यहां की जेलों में आके घर आराम से नहीं बैठा कि चलो जितना कर लिया हो गया। नहीं, ये जीवन मेरा भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए है। उसको स्वतंत्र कराने के लिए कुछ भी करने के लिए है। और इन सब लोगों ने जिन्होंने जान हथेली पर रखकर हमेशा ही भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए खुद कट जाना स्वीकार कर लिया, कंटका की मार्ग स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया, कभी भी किसी भी समय फांसी के तख्ते पर झूल जाने के लिए तैयार थे, काला पानी जाने के लिए तैयार थे, जेल के अंदर लंबी यातनाएं सह करके वहीं पर दम तोड़ने के लिए तैयार थे, अपनी सुख सुविधा का त्याग कर, अपने भविष्य का त्याग कर, अपने जीने का अधिकार छोड़कर सुसाइड नहीं कर रहे थे, सशस्त्र चुनौती दे रहे थे उस अंग्रेज राक्षस सत्ताशाही को, जानते हुए किससे टक्कर ले रहे हैं। अरे वो लोग, वो अंग्रेज राक्षस सत्ताशाही जिनके दिमाग में था कि अरे 1857 की क्रांति के बाद हम जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं अत्याचार कर लेते हैं। कोई बोलता है तो जुबान काट देते हैं, हिलता है तो सीखचों में बंद कर देते हैं, उठाता है सिर तो कलम कर देते हैं। इस आतंक में, भय में, खौफ में भी भारत माँ की गोद में असंख्य अनंत सीमा तक की यात्रा करने वाले, भारत माँ की स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहूत करने वाले अनेक अनेक असंख्य जिन महान क्रांतिवीरों ने, नायक नायिकाओं ने अपना बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, मैं उन सब लोगों को, चूंकि उनको इतिहास में नहीं दिखाया गया, ऐसे अज्ञात लोगों को आपके सामने ला रहा हूं। जो हमें बताया गया, आज़ादी किसने लेके दी, आज़ादी किस पार्टी ने लेके दी, किन दो लोगों ने लेके दी, वो मैं कई बार आपके सामने ये विषय रख चुका हूं। वो बहुत बड़ा क्रूर मजाक देश के साथ हुआ है, और ऐसा क्रूर मजाक अब आगे ना हो, उसके लिए मैं इन क्रांतिवीरों को आपके सामने ला करके इनको हम श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। और भाई, जो कौम अपने पुरखों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बलिदान करने वाले, ऐसे कुर्बान होने वाले, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठ करके अंग्रेजों को, अंग्रेजी सरकार को, फिरंगी सरकार को, दुनिया के आधे हिस्से पर जिनका सूरज नहीं डूबता था, ऐसे बड़े राक्षस को चुनौती देने का काम बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के लोगों ने, क्रांतिवीरों ने, भारत माँ के सपूत और सपुत्रियों ने जो बलिदान दिया, लेकिन वो अज्ञात रहे, किसी ने इतिहास के अंदर नहीं पढ़ाया। मैं इन सबको आपके सामने लाने का एक प्रयास कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। एक बात, मेरे इस प्रयास में लगभग 452 वीडियोस आप तक पहुंच गई हैं। मेरे इस प्रयास को और आप अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो देश के किसी भी हिस्से का, किसी भी क्रांतिकारी का कोई समाचार, कोई जानकारी, उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत भी सामग्री अगर आपके पास है तो मुझे भेज दीजिए। राष्ट्रगाथा चैनल का सारा कुछ आपको YouTube पे जाएंगे तो डिटेल मिल जाएगा। वो अगर आता है मेरे पास, या कोई और सुझाव इसको और बढ़िया करने के लिए, सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, मैं ऐसी 1500 2000 अज्ञात नायक नायिकाओं को, क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने लाने वाला हूं।
अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय